नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। सबसे पहले मुख्य समाचार। कतर में इजराइल के हालिया हमलों के जवाब में अरब इस्लामी देशों के नेता आज आपात बैठक करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो गाजा में युद्ध पर चर्चा करने के लिए इजराइल पहुंचे। वरिष्ठ अधिवक्ता सबिता भंडारी नेपाल की नई अटॉर्नी जनरल नियुक्त। रोमानिया ने कहा रूस के ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में घुसे। इस सप्ताह घुसपैठ का आरोप लगाने वाला ये दूसरा नाटो देश। और एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित की। अब समाचार विस्तार से। दोहा में आज अरब इस्लामिक देशों के नेता इजराइल के हाल में कतर में किए गए हमले पर संभावित संयुक्त प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। इस हमले में हमास के 5 सदस्यों और कतर के एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई थी। बैठक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान भी दोहा जा रहे हैं, लेकिन बैठक में उनकी उपस्थिति की पुष्टि नहीं हुई है। बैठक से पहले कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इजराइल की कड़ी निंदा की। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत ने भी इजराइल की आलोचना करते हुए चेतावनी दी कि इस तरह के हमलों की अनदेखी करने से अधिक हिंसा को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले का बचाव करते हुए कहा कि कतर में हमास नेता युद्ध विराम के प्रयासों और इजरायली बंधकों की रिहाई में बाधा डाल रहे हैं। वहीं हमास ने इस बैठक से युद्ध पर एकीकृत और निर्णायक रुख सामने आने की संभावना व्यक्त की है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। कतर के दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल पहुंच गए हैं। इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई है। अमेरिका ने इसे अपने एक प्रमुख सहयोगी के खिलाफ एक तरफा कदम बताया है। रूबियो की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब इजरायली सेना हमास को खत्म करने के इरादे से गाजा शहर में अभियान तेज कर रही है। रूबियो और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बंधक वार्ता और गाजा के पुनर्निर्माण पर बातचीत होने की उम्मीद है। स्पेन के मैड्रिड में आज अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, शुल्क और प्रौद्योगिकी पर तनाव कम करने के लिए उच्चस्तरीय वार्ता फिर से शुरू होगी। एक रिपोर्ट। ये वार्ता कल स्पेन के विदेश मंत्रालय में 6 घंटे तक चली चर्चा के बाद हो रही है। इसमें अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीन और चीन के उप प्रधानमंत्री ही लीफेंग और मुख्य वार्ताकार ली चेंगगांग उपस्थित रहे। जिनेवा, लंदन और स्टॉकहोम के बाद ये चौथी बैठक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन की वस्तुओं पर मौजूदा 55% शुल्क 10 नवम्बर तक बढ़ा दिया है। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। रोमानिया ने बताया है कि एक रूसी ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में घुस आया है। इस हफ्ते ऐसा घुसपैठ का अनुभव करने वाला ये दूसरा नाटो देश बन गया है। रोमानियाई रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उसकी वायुसेना ने 2 F-16 जेट विमानों का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन की सीमा की निगरानी करते हुए रूसी ड्रोन का पता लगाया। हालांकि मॉस्को ने अभी तक रोमानिया के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले पोलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र में घुस आए कम से कम 3 रूसी ड्रोनों को मार गिराया था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वरिष्ठ अधिवक्ता सबिता भंडारी को नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइराला ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अनुशंसा पर भंडारी को इस पद पर नियुक्त किया है। भंडारी की नियुक्ति पूर्व अटॉर्नी जनरल रमेश बादल के इस्तीफे के बाद हुई है। उन्हें 17 जुलाई 2024 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति पौडेल ने रविवार को बादल के इस्तीफे को मंजूरी दे दी थी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने देश में फरवरी में निर्धारित राष्ट्रीय चुनाव न कराने पर चेतावनी देते हुए कहा है कि इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। ये चेतावनी राष्ट्रीय सहमति आयोग के एक सत्र में दी गई।
ढाका में बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की उपस्थिति में सलाहुद्दीन ने कहा कि संवैधानिक सुधार और न्यायिक प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इससे फरवरी के चुनावों में देरी नहीं होनी चाहिए। अंतरिम सरकार ने फरवरी में चुनाव कराने का भरोसा दिलाया है। अमेरिका के लॉस एंजल्स के पीकॉक थिएटर में 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स आयोजित हो रहे हैं। भारतीय दर्शक आज सुबह शुरू हुए इस शो को लाइव देख सकते हैं। एक रिपोर्ट। इस साल नामांकनों में सबसे आगे एप्पल टीवी का सेवरेंस है, जिसे 27 नामांकन मिले हैं। उसके बाद द पेंगुइन को 24, द स्टूडियो को 23 और द पिट को 13 नामांकन मिले हैं। ट्रॉमेल टिलमैन ने सेवरेंस में अपनी भूमिका के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। कैथरीन लानासा ने द पिट के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री का अपना पहला एमी पुरस्कार जीता। जीन स्मार्ट ने हैक्स के चौथे सीजन के लिए कॉमेडी सीरीज में मुख्य अभिनेत्री का लगातार चौथा एमी पुरस्कार जीता है, जबकि सेथ रोजन ने द स्टूडियो में अपने अभिनय के लिए कॉमेडी सीरीज में मुख्य अभिनेता का पुरस्कार जीता। विश्व दर्पण के लिए देवेंद्र त्रिपाठी। ब्रिटेन के 46 वर्षीय मुक्केबाजी चैंपियन रिकी हैटन अपने घर पर मृत पाए गए हैं। पुलिस ने उनका शव ग्रेटर मैनचेस्टर स्थित उनके घर से बरामद किया। रिकी हैटन के निधन से बॉक्सिंग समुदाय और उनके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर है। हैटन के शानदार करियर में लाइट वेल्टरवेट और वेल्टरवेट वर्गों के विश्व खिताब शामिल हैं। विश्व चैंपियन हैटन को खिलाड़ियों और क्लब की ओर से लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है। भारत ने कल शाम दुबई में ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर एशिया कप में अपना अपराजित अभियान जारी रखा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में केवल 127 रन बनाए। जवाब में भारत ने 25 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मात्र 13 गेंदों पर 31 रन की तेज पारी खेलकर टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रनों की पारी खेलकर जीत सुनिश्चित की। एक रिपोर्ट। मैच के बाद अपने संबोधन में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए टीम की जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है। We actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack, and we stand with their families, also express our solidarity. Also, we dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor. इससे पहले भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को हराया था। भारतीय टीम ने मेजबान यूएई को सिर्फ 57 रनों पर ही ढेर कर दिया था। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप सीनियर वर्ग के 500 मीटर प्लस डी स्प्रिंट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उनको ये उपलब्धि चीन के चेंगदू में हुए विश्व खेलों के 1000 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीतने के कुछ हफ्ते बाद ही मिली है। वेल कुमार ने पहली बार 2021 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। भारत ने महिला एशिया कप का रजत पदक जीत लिया है। हांगचो में कल फाइनल में भारत को चीन से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच 8 विकेट से जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 282 रन का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 35 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। ये मैच पंजाब के मुल्लांपुर के यादवेंद्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कतर में इजराइल के हालिया हमलों के जवाब में अरब इस्लामी देशों के नेता आज आपात बैठक करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो गाजा में युद्ध पर चर्चा के लिए इजराइल पहुंचे। वरिष्ठ अधिवक्ता सबिता भंडारी नेपाल की नई अटॉर्नी जनरल नियुक्त। रोमानिया ने कहा रूस के ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में घुसे। इस सप्ताह घुसपैठ का आरोप लगाने वाला ये दूसरा नाटो देश। और एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।